नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश सैनी एनएसएससी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राइजोबियम के बारे में। ये जो राइजोबियम जो जीवाणु है वो किस फसल में पाया जाता है और राइजोबियम जो जीवाणु है इसके कार्य क्या है, क्या काम करता है, उसकी अपन चर्चा करें। राइजोबियम की अपन बात करें तो जो राइजोबियम जो जीवाणु है इसकी खोज पेंजेरिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी जो राइजोबियम जो जीवाणु है इस जीवाणु की खोज की अपन बात करें तो खोज किसने की थी? बेंजेरिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। इस राइजोबियम जो जीवाणु है इसका जो पुराना नाम क्या है? तो राइजोबियम जीवाणु का पुराना नाम है बेसिलस रेडिसिकोला। क्या नाम होता है? बेसिलस रेडिसिकोला होता है। राइजोबियम की और अपन चर्चा करें कौन सी फसलों में पाया जाता है तो जो राइजोबियम जीवाणु है ये जो लेग्यूम कुल की जो फसल होती है उन लेग्यूम कुल की फसल में पाया जाता है। या अपन कह सकते हैं कि जो दलहनी जो फसल होती हैं उन दलहनी फसलों के अंदर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। अपन दलहनी फसलों की जड़ों की थोड़ी सी संरचना की अपन बात करें तो देखिएगा ये क्या है? ये लेग्यूम कुल का पौधा है। क्या इन फसलों के अंदर जड़ों का जो निर्माण है वो जड़ों का निर्माण कौन सा तत्व करता है? फास्फोरस पोषक तत्व के द्वारा होता है। अपन फास्फोरस की तत्व की बात करें तो फास्फोरस जो तत्व होता है वो जड़ों के निर्माण में भी क्या होता है? सहायक होता है। लेग्यूम कुल की जो फसलें होती हैं उन फसलों की जड़ों का जो निर्माण करने वाला तत्व कौन सा है? फास्फोरस तत्व है। लेकिन इन जड़ों के अंदर क्या पाई जाती हैं? गांठें पाई जाती हैं। क्या इन जड़ों के अंदर क्या पाई जाती हैं? गांठें पाई जाती हैं। ठीक है, और इन गांठों का जो निर्माण है गांठों का निर्माण गांठों का निर्माण करने वाला जो तत्व है वो तत्व भी कौन सा है? फास्फोरस पोषक तत्व है। अपन ये कह रहे हैं कि जो लेग्यूम कुल या जो दलहनी जो फसल होती है उन फसलों की जड़ों का निर्माण और उन जड़ों में जो छोटी छोटी जो गांठें पाई जाती हैं उन गांठों का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? फास्फोरस पोषक तत्व है। इन गांठों को अपन कहते क्या है? तो इन गांठों को कहा जाता है बैक्टोइडस। क्या कहा जाता है? बैक्टोइडस गांठ कहा जाता है। यानी जो दलहनी फसलों की जड़ों में जो छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं उन गांठों को अपन क्या कहते हैं? बैक्टोइडस गांठ कहते हैं। इन्हीं बैक्टोइडस गांठों के अंदर क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाणु। जीवाणु कौन सा? तो इन्हीं बैक्टोइडस गांठ होती हैं, उन्हीं गांठों के अंदर जो जीवाणु है जिसको अपन बोलते हैं क्या? राइजोबियम। कौन सा बियम?
राइजोबियम। यानी इन दलहनी फसलों की जड़ों की जो बैक्टीरियड्स जो गांठ होती हैं, उन बैक्टीरियड्स गांठों के अंदर कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम जीवाणु होता है। ये जो जीवाणु है कैसा होता है? तो ये एक वायवीय जीवाणु है। वायवीय जीवाणु का मतलब यानी इस जीवाणु को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, यानी वायवीय और एक होता है अवायवीय। वायवीय कौन से? ऐसे जीवाणु जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऐसे जीवाणु जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती वो कौन से होते हैं? अवायवीय। लेकिन इन दलहनी फसलों की बैक्टीरियड्स गांठों में पाए जाने वाला जो राइजोबियम जो जीवाणु है वो कैसा होता है? वायवीय जीवाणु होता है। लेकिन इस जीवाणु का कार्य की अपन चर्चा करें, काम क्या करता है, तो ये क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। क्या काम करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। ठीक है, तो जड़ों के अंदर जो छोटी छोटी जो गांठें पाई जाती हैं, उन गांठों का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा है? फास्फोरस है। और इन गांठों को कहते क्या हैं? उन गांठों को अपन कहते हैं बैक्टीरियड्स गांठ कहते हैं। और इनमें उपस्थित जो जीवाणु है वो जीवाणु कौन सा होता है? राइजोबियम, जो कैसा होता है? वायवीय होता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम में करता है। इन्हीं गांठों के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, और उस एंजाइम का नाम होता है नाइट्रोजनेज। क्या नाम होता है? नाइट्रोजनेज। और इस नाइट्रोजनेज एंजाइम का जो निर्माण है वो निर्माण एक तत्व के द्वारा होता है, और उस तत्व का नाम है मोलिब्डेनम। यानी दलहनी फसलों की जो बैक्टीरियड्स जो गांठ होती हैं, उन बैक्टीरियड्स गांठों के अंदर जो नाइट्रोजनेज एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा होता है? मोलिब्डेनम तत्व होता है। जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, ये एंजाइम कैसा होता है? ये अवायवीय एंजाइम होता है। अवायवीय एंजाइम मतलब इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसके अपन कार्य की अपन बात करें तो ये एंजाइम भी क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। क्या काम करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। जीवाणु की चर्चा करें तो राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, लेकिन एंजाइम की चर्चा करें तो नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। इन्हीं गांठों के अंदर एक जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक जीन पाया जाता है, और उस जीन को अपन क्या कहते हैं? निफ जीन। कौन सा जीन? निफ जीन। और ये निफ जीन भी क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। ठीक है, तो इन दलहनी फसलों की बैक्टीरियड्स गांठों में ऐसा कौन सा जीन है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है? तो कौन सा? आपका निफ जीन। एंजाइम की चर्चा करें तो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। इन बैक्टीरियड्स गांठों के अंदर एक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्णक। और उस वर्णक का नाम होता है लेग हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है? लेग हीमोग्लोबिन होता है। और इस लेग हीमोग्लोबिन वर्णक है, उसका जो निर्माण है वो निर्माण किसके द्वारा होता है? आयरन और मैग्नीज के द्वारा। किसके द्वारा होता है? आयरन और मैग्नीज के द्वारा इसका निर्माण होता है। आगे अपन और चर्चा करें, इसी ही वर्णक के कारण इन गांठों का जो रंग है वो रंग कैसा होता है? गुलाबी वह हल्का बैंगनी रंग। कैसा होता है? गुलाबी व हल्का बैंगनी रंग का होता है। हल्का बैंगनी रंग का होता है। यानी जो बैक्टीरियड्स जो गांठ होती हैं, उन बैक्टीरियड्स गांठों में वर्णक कौन सा? हीमोग्लोबिन वर्णक, लेग हीमोग्लोबिन वर्णक। और इस लेग हीमोग्लोबिन वर्णक का निर्माण करने वाले तत्व कौन से हैं? आयरन और मैग्नीज तत्व होते। और इस लेग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही, यानी ये बैक्टीरियड्स जो गांठ होती हैं, उन गांठों का रंग क्या होता है?
गुलाबी और गुलाबी रंग में क्या होते हैं, हल्के बैंगनी रंग के धब्बे से दिखाई देते हैं। ठीक है, और इन्हीं वर्णक के कारण इन गांठों का रंग गुलाबी व हल्के बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, तो लेग हीमोग्लोबिन जो वर्णक है, इस वर्णक का कार्य की अपन चर्चा करें तो कार्य क्या काम करता है। तो लेग हीमोग्लोबिन जो वर्णक है, ये पौधे के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करने का कार्य करता है, यानी ऑक्सीजन विनिमय करने का काम करता है। तो अपन यहां लिख सकते हैं ऑक्सीजन सप्लाई या O2 सप्लाई का काम करता है। कौन सा वर्णक, लेग हीमोग्लोबिन वर्णक करता है। तो राइजोबियम की चर्चा करें अपन दलहनी फसलों के अंदर, उन फसलों के जो गांठें पाई जाती हैं, उन गांठों को अपन क्या कहते हैं, उन गांठों का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा है, उन गांठों के अंदर जीवाणु कौन सा पाया जाता है, एंजाइम कौन सा पाया जाता है। तो जड़ों का निर्माण करने वाला तत्व फास्फोरस, और इन जड़ों में गांठों का निर्माण करने वाला जो तत्व होता है वो कौन सा तत्व होता है, फास्फोरस तत्व होता है। और इन गांठों को अपन क्या कहते हैं, तो इन गांठों को अपन बैक्टीरियोइडस गांठ कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोइडस गांठ कहते हैं। इन बैक्टीरियोइडस गांठों के अंदर जो जीवाणु पाया जाता है, उस जीवाणु को अपन क्या कहते हैं, राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। और ये जीवाणु वायवीय जीवाणु होता है, जिसको ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसी बैक्टीरियोइडस गांठ के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को अपन क्या कहते हैं, नाइट्रोजनेज एंजाइम कहते हैं। कौन सा एंजाइम कहते हैं, नाइट्रोजनेज। और उस नाइट्रोजनेज एंजाइम का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा होता है, मोलिब्डेनम तत्व होता है। ठीक है, और ये जो एंजाइम होता है वो एंजाइम कैसा होता है, अवायवीय एंजाइम होता है, और ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। इन्हीं बैक्टीरियोइडस गांठों के अंदर एक जीन पाया जाता है, उस जीन को अपन क्या कहते हैं, निफ जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, निफ जीन कहते हैं। और इन्हीं गांठों के अंदर जो ये बैक्टीरियोइड जो गांठ होती हैं, उन गांठों का गुलाबी व हल्का जो बैंगनी रंग होता है, वो एक वर्णक के कारण, और उस वर्णक का नाम क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन वर्णक होता है। और इस लेग हीमोग्लोबिन वर्णक का जो निर्माण है वो कौन से तत्व करते हैं, आयरन और मैग्नीज तत्व के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस लेग हीमोग्लोबिन वर्णक का मुख्य कार्य क्या होता है, ये ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, अब जो राइजोबियम अपन जो जीवाणु पढ़ते हैं, ये राइजोबियम की जो वंश के आधार पर इसको 3 भागों के अंदर बांटा जाता है, या अपन ये कह सकते हैं जो लेग्यूम कुल की जो फसल है, इन फसलों के अंदर जो गांठें पाई जाती, क्या पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं। यानी जो दलहनी फसलें हैं, उन दलहनी फसलों के अंदर जो जीवाणु की जो गांठें पाई जाती हैं, उन जीवाणु की गांठें हैं वो राइजोबियम प्रजाति की विशेष फसल के साथ ही क्या करती हैं, गांठों का निर्माण करती हैं। कहने का मतलब क्या है कि राइजोबियम की विशेष प्रजाति ही दलहनी विशेष फसल के साथ गांठों का निर्माण करती है। क्या कहा कि राइजोबियम की जो विशेष प्रजाति ही वो क्या करती है, दलहनी फसल की विशेष फसल के साथ ही गांठों का निर्माण करती। उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, क्रॉस इनाकुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस इनाकुलेशन कहते हैं। अब ये क्रॉस इनाकुलेशन क्या होता है, क्रॉस इनाकुलेशन का मतलब होता है कि जो राइजोबियम की जो विशेष प्रजाति है वो दलहन फसल की एक विशेष फसल के साथ ही गांठ का निर्माण करती है, उस स्थिति को अपन क्रॉस इनाकुलेशन कहते हैं। अब राइजोबियम की जो प्रजाति है वो हर
लेग्यूम कुल की फसल के साथ है वो हर लेग्यूम फसल के साथ गांठों का निर्माण नहीं कर सकती। राइजोबियम की जो विशेष प्रजाति, जैसे अपन एग्जाम्पल की अपन बात करें, जैसे राइजोबियम मेलिलोटाई, जो राइजोबियम मेलिलोटाई है, इस राइजोबियम मेलिलोटाई की जो गांठें हैं वो किस में पाई जाती हैं? जैसे रिचका है, जैसे मेथी है और सेजी। इन्हीं फसल के साथ क्या करती है? गांठों का निर्माण करती है, किसी अन्य फसल के साथ नहीं करती। और उसी स्थिति को अपन क्या कहते हैं? क्रॉस इनोकुलेशन। और इस क्रॉस इनोकुलेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो फ्रेडी नामक वैज्ञानिक। किसने बताया था? फ्रेडी नामक वैज्ञानिक ने क्रॉस इनोकुलेशन के बारे में सबसे पहले बताया था। क्रॉस इनोकुलेशन होता क्या है कि राइजोबियम की विशेष प्रजाति ही दलहन फसल की विशेष फसल के साथ गांठों का निर्माण करती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी राइजोबियम जीवाणु की जो प्रजाति है वो हर किसी दलहन फसल के साथ गांठों का निर्माण कर ले। जैसे एग्जांपल की बात करें तो राइजोबियम मेलिलोटाई है, वो मेलिलोटाई केवल रिचका, मेथी और सेजी में ही पाया जाता है, किसी अन्य फसल में नहीं। जैसे राइजोबियम ट्राइफोलाई की बात करें तो वो बरसी में ही पाया जाता है। ठीक है, उस स्थिति को अपन क्रॉस इनोकुलेशन कहते हैं। क्रॉस इनोकुलेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? फ्रेडी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। आगे अपन और चर्चा करें। इन गांठों के अंदर, इन गांठों के अंदर जो जीवाणु पाया जाता है, क्या पाया जाता है? जो जीवाणु पाया जाता है उस जीवाणु को वंश के आधार पर, इसके आधार पर, वंश के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। और 3 भाग कौन से हैं? एक तो होता है राइजोबियम, दूसरा होता है ब्रेडी राइजोबियम, दूसरा होता है एजोराइजोबियम, और तीसरा होता है ब्रेडी राइजोबियम। ब्रेडी राइजोबियम। मैंने कहा कि जो लेग्यूम कुल की फसल है, उन फसलों की जो गांठ है, उन गांठों में जो जीवाणु होता है, उस जीवाणु के वंश के आधार पर इन जीवाणु को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो राइजोबियम, एक एजोराइजोबियम, एक होता है ब्रेडी राइजोबियम। जो राइजोबियम और एजोराइजोबियम होते हैं वो तो होते हैं तीव्र वृद्धि करने वाली जीवाणु की प्रजाति, और जो ब्रेडी राइजोबियम होता है वो क्या करता है? धीमी वृद्धि करने वाला जीवाणु की प्रजाति होती। तो ये दोनों तो क्या होते हैं? राइजोबियम और एजोराइजोबियम, ये तो क्या करते हैं? तीव्र वृद्धि करने वाले होते हैं। ठीक है, और ब्रेडी राइजोबियम होता है वो क्या करता है? धीमी वृद्धि करने वाला होता है। क्या होता है? धीमी वृद्धि करने वाला जीवाणु प्रजाति होती। ठीक है, तो क्रॉस इनोकुलेशन क्या होता है कि क्रॉस इनोकुलेशन राइजोबियम की विशेष जीवाणु की जो प्रजाति होती है या राइजोबियम की विशेष प्रजाति ही दलहन फसल की एक विशेष प्रजाति के साथ गांठों का निर्माण करता है। उसी स्थिति को अपन क्या कहते हैं? क्रॉस इनोकुलेशन कहते हैं। ठीक है, और क्रॉस इनोकुलेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? फ्रेडी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और जो दलहनी जो फसल होती हैं उन गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु को उसके वंश के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो राइजोबियम होता है, एक एजोराइजोबियम होता है, एक ब्रेडी राइजोबियम होता है। जो राइजोबियम और जो एजोराइजोबियम होते हैं वो तो तीव्र वृद्धि करने वाले होते हैं, लेकिन जो ब्रेडी राइजोबियम है ये धीमी वृद्धि करने वाले जीवाणु की प्रजाति होती है। लेकिन जो ब्रेडी राइजोबियम है इसका सबसे ज्यादा जो उपयोग है वो सोयाबीन की फसलों में किया जाता है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।